हेलो दोस्तों, जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आई होप आप लोग अच्छे हैं, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम्स आ रहे हैं। तो आप अच्छे से तैयारी करिए। पहले से ही हमारे तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छा परफॉर्म करिए और जो आपका सपना है उसको आप अचीव करिए। तो हमारे तरफ से बेस्ट ऑफ लक सभी को। तो चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज डेट क्या है? 14 जून 2024। डे क्या है? फ्राइडे। आज का करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। 14 जून 2024 करंट अफेयर। 2024 करंट अफेयर। सबसे पहला न्यूज क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स रिलीज हुआ है। अब उसको रिलीज कौन करता है? अब ग्लोबल जेंडर गैप क्या है, ध्यान देना। पहली बात, ग्लोबल जेंडर गैप रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। नाम से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ग्लोबली जेंडर गैप। कितना गैप है जेंडर में, मतलब महिलाओं में और आदमी पुरुषों में कितना गैप, उसके आधार पर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वह अपना इंडेक्स रिलीज करता है। और वही इंडेक्स में इंडिया का पोजीशन क्या है और वर्ल्ड के जो टॉप 3 है उनका पोजीशन क्या है उसको देखते हैं। किस आधार पे करेगा? वही तो आधार होगा ना, किसी बेस पे तो करेगा। तो 4 आधार है, 4 बेस पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज करता है। क्या क्या है वह? इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कितना है महिलाओं को और पुरुषों को? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट कितना है महिलाओं को और पुरुषों को? ज्यादा गैप है क्या उन दोनों के बीच में या कम गैप है? इसके आधार पर इंडेक्स रिलीज किया जाता है। अगर कम गैप है, अगर समानता ज्यादा है तो आप कह सकते हो कि उस इंडेक्स में अच्छा पोजीशन मिलेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, इस टाइप से। अगर समानता बहुत कम है तो इस इंडेक्स में बहुत कम आपको, मतलब 140, 150, 45 लाइक दैट, जितनी कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे उसके आधार पर आपको मिलेगा। समझ में आ गया? अब इस रिपोर्ट में देखते हैं कि इंडिया का पोजीशन क्या है और लास्ट टाइम इंडिया का पोजीशन क्या है और उसके अच्छे होने का या खराब होने का कारण क्या है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाता है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, नाम से ही समझ में आ रहा है ना। ओके, गैप रिपोर्ट इंडेक्स, इसको रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और रिलीज करने के इसके 4 क्राइटेरियाज हैं। कौन कौन से 4 क्राइटेरियाज हैं देख लेते हैं। 4 क्राइटेरिया क्या क्या है? पहला है इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। ओके। सेकेंड है पॉलिटिकल इंपावरमेंट। पॉलिटिकल इंपावरमेंट। पॉलिटिक्स में इनका भागीदारी कितना है? अभी आप देखोगे जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल शपथ ग्रहण लिए हैं उसमें केवल 3 से 4 महिलाएं हैं आउट ऑफ 72। ओके, तो उनका भागीदारी इतना ज्यादा नहीं है, तो भागीदारी बढ़ाना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? जो तीसरा है वो क्या है? एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट है हेल्थ एंड सर्वाइवल अपॉर्चुनिटीज। हेल्थ एंड सर्वाइवल अपॉर्चुनिटीज। अब किसी की तबीयत खराब हो जा रही है तो उसके सर्वाइव होने की जो अपॉर्चुनिटी है, क्या वहां पर मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल है कि नहीं है, उसके आधार पर ये सब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है जेंडर गैप इंडेक्स रिलीज करता है। अब इस साल जो है 2024 में जो इंडिया का पोजीशन है कितना है? 129 आउट ऑफ 146 इंडिया का पोजीशन।
मतलब इंडिया का पोजीशन अच्छा नहीं है। 146 कंट्री पार्टिसिपेट की थी, 146 कंट्री का जेंडर गैप रिपोर्ट रिलीज किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा। अब इंडिया का पोजीशन क्या उसमें 129 पोजीशन, मतलब इंडिया में जो सॉरी जेंडर गैप से रिलेटेड जो है बहुत ज्यादा जेंडर गैप बहुत ज्यादा है इंडिया में। अब क्वेश्चन आता है कि लास्ट ईयर क्या परफॉर्मेंस था इंडिया का, समझ में आया? तभी तो आप कंपेयर करोगे। तो इंडिया का लास्ट ईयर जो परफॉर्मेंस था वो कितना था 127 आउट ऑफ 146, मतलब लास्ट ईयर इस साल से थोड़ा सा अच्छा था। इस बार खराब होने का कारण क्या है? इस बार खराब होने के दो कारण है। कौन कौन सा? लैक ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, लैक ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज एंड लैक ऑफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ये दो कारण है जिसके कारण इंडिया का जो पोजीशन है, इंडिया का जो पोजीशन है थोड़ा सा खराब हुआ है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। और दो पोजीशन में आप कर सकते हो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, एकदम माइनर इंप्रूवमेंट हुआ, मार्जिनल इंप्रूवमेंट हुआ। किसमें? इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में और हेल्थ एंड सर्वाइवल अपॉर्चुनिटी में थोड़ा सा मार्जिनल इंप्रूवमेंट हुआ है, आप समझ सकते हो। परंतु जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी है उसमें बहुत ज्यादा कमी आई है। इस कारण इंडिया का जो पोजीशन है वह 127 रैंक से 129 रैंक हो गया। पक्का समझ में आ गया? इस साल का मतलब 2024 में और लास्ट ईयर का मतलब 2023 में। समझ में आ गया? तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन रिलीज करता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। अब इंडिया का पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का पोजीशन पूछा जा सकता है, या तो ऐसे पूछा जा सकता है कि इंडिया का पोजीशन लास्ट ईयर से अच्छा हुआ है या खराब हुआ है। तो आपको समझ में आ गया लास्ट ईयर से खराब हुआ है। किसके आधार में खराब हुआ? पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और एजुकेशनल आधार पे, मतलब लैक ऑफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हुआ और लैक ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। समझ में आ गया? तो महिलाओं और पुरुषों में गैप ज्यादा है। कहीं हो सकता है कि किसी कंपनी में पुरुषों को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है जॉब के लिए, महिलाओं को कम अपॉर्चुनिटी मिलती है जॉब के लिए। परंतु इंडिया में देखा गया इसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। और पॉलिटिकल में क्या है? हाँ, पॉलिटिकल में अधिक से अधिक पॉलिटिशियन कौन बनते हैं? एमपी और एमएलए कौन बनते हैं? मेल बनते हैं, आदमी लोग बनते हैं, और औरतों को चांस कम मिलता है, इसलिए गैप थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक उसी तरीके से एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही औरतों को। समझ में आ गया? पक्का? तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि यह विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन को प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी इसका लिखा जा सकता है आंसर में, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मतलब ये जो न्यूज था बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे सर सब इंपॉर्टेंट है, हाँ इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड मेक्स फोन कॉल बाय यूजिंग द स्पेशियल ऑडियो। अब स्पेशियल ऑडियो क्या होता है? अब स्पेशियल ऑडियो एक टेक्नोलॉजी है, उसमें करते क्या है, जैसे मान लीजिए रूम है, रूम में क्या होता है अलग अलग जगह पर अलग अलग हमने क्या रख दिया, ऑडियो सिस्टम रख दिया और उसको हमने बजा दिया और गाना बजना स्टार्ट हुआ। तो क्या हो रहा है, आवाज जो हो रहा है अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग डिस्टेंस से आ रहा है। तो आपको क्या लगेगा? आपको अच्छा लगेगा, आप ज्यादा रियलिस्टिक महसूस करेंगे और भाड़ा पाने लगेंगे, गाना नाचने लगेंगे। ठीक उसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है कॉल्स में। किसके द्वारा किया गया है? ध्यान दीजिए, नोकिया द्वारा। नोकिया दुनिया की पहली कंपनी हो गई है जिन्होंने पहला अपना कॉल किया है स्पेशियल ऑडियो का यूज करते हुए। इसमें क्या होता है, अगर कोई कॉल करता है, आपको फोन करता है, तो जब आप बात करोगे, जो सुनता है आदमी, जो बात सुनोगे तो आपको लगेगा कि अलग अलग डायरेक्शन से आवाज आ रही है, अलग अलग डिस्टेंस से आवाज आ रही है। आपको लगेगा कि आपको मोर रियलिस्टिक फील होगा। बात समझ में आ गई? तो कौन सी कंपनी लॉन्च की है काम करने वाला कौन सी कंपनी है? नोकिया पूछा जा सकता है क्योंकि पहली बार हुआ पूरे वर्ल्ड में, तो पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। इन द वर्ल्ड टू मेक अ फोन कॉल, टू मेक फोन कॉल बाय यूजिंग स्पेशियल ऑडियो। ऑडियो कौन हो गया हो?
नोकिया, नोकिया ने काम किया। अब इसके थ्रू क्या होगा, अगर आप आप फोन पर हो, कोई कॉल करता है, आपको अगर लगेगा कि एकदम 3D साउंड आ रहा है, 3D स्पेस से साउंड आ रहा है, अलग अलग डायरेक्शन साउंड आ रहा है, तो क्या करेगा, ये पूरे वर्ल्ड का जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस है उसको पूरा चेंज कर देगा। बात समझ में आ रही है, पूरा चेंज कर देगा। अब इससे क्या होगा, अगर लोग इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं, अगर यूज करना चाहते हैं, तो नोकिया फोन को अधिक से अधिक खरीदेंगे, तो नोकिया का मार्केटिंग अपने आप बढ़ेगा, नोकिया का बिजनेस बढ़ेगा। इसलिए नए नए जो कंपनीज होती हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लाने की कोशिश करती है। समझ में आ गया, तो पहली कंपनी कौन हो गई, नोकिया हो गई, ध्यान देना। ओके, अब स्पेशियल ऑडियो क्या होता है देख लेते हैं उसको। स्पेशियल ऑडियो यह एक टेक्नोलॉजी है, इज अ टेक्नोलॉजी दैट renders sound into 3D space, sound into 3D space। आपको लगेगा कि अलग अलग जगह से, अलग अलग दिशा से, अलग अलग जगह से आपको साउंड रिसीव हो रहा है। समझ में आ गया। तो आप अगर थोड़ा सा टेक्नोलॉजी ज्यादा लवर हैं, तो आप क्या करेंगे, ऐसे फोन को खरीदने की कोशिश करेंगे। गॉट इट, समझ में आ गया। तो पूछा जा सकता है कि स्पेशियल ऑडियो क्या है, तो एक टेक्नोलॉजी है दैट रेंडर्स साउंड इनटू द 3D स्पेस। नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, प्लीज वीडियो को पॉज करिएगा आप लोग और नोट डाउन कर लीजिएगा। नए चीफ ऑफ इंडियन आर्मी अपॉइंट किए गए हैं, अभी ओथ नहीं लिए हैं, शपथ नहीं ग्रहण किए हैं, शपथ जो है वो 30 जून को करेंगे, परंतु नए चीफ ऑफ इंडियन आर्मी का नाम अनाउंस कर दिया गया। वह कौन है, अभी प्रेजेंटली कौन है, जनरल मनोज पांडे। अब उनके जगह पे कौन आने वाले हैं, तो देखते हैं। न्यू चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, इनका अपॉइंटमेंट ये अनाउंस कर दिए गए हैं, पर अभी ओथ नहीं लिया, ओथ 30 जून को लेंगे। अभी भी जो हमारे जो चीफ हैं, जनरल हैं इंडियन आर्मी के, वो मनोज पांडे ही हैं, और जो नए बने हैं वो कार्यभार अपना 30 जून से स्टार्ट करेंगे। द न्यू चीफ ऑफ इंडियन आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी। अब अभी कौन है, प्रेजेंटली कौन है, मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे, जनरल मनोज पांडे करेंटली में क्या है हमारे, द चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। और न्यू चीफ ऑफ इंडियन आर्मी कौन है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी। अब हम लोग समझ लिए चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, अब समझ लेते हैं कि कौन है चीफ ऑफ इंडियन नेवी और चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो प्रेजेंट में चीफ ऑफ इंडियन नेवी कौन है, चीफ ऑफ इंडियन नेवी एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, दिनेश त्रिपाठी। ओके, चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स कौन है, चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, एयरफोर्स मार्शल। ओके, एयर मार्शल, एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी। ओके, वी आर चौधरी है, वी आर चौधरी। ओके, और प्रेजेंटली में जो सीडीएस कौन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। देखिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन होते हैं, 4 स्टार जनरल ही होते हैं। जैसे लोग 4 स्टार जनरल है, वो भी 4 स्टार जनरल होते हैं, मतलब इन लोगों के समान ही होते हैं। जो चीफ ऑफ इंडियन आर्मी है, चीफ ऑफ इंडियन नेवी है और चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स है, उनके समान ही होते हैं, परंतु इनमें वो पहले होते हैं। बात समझ में आएगी, उनका रैंक जो होता है वो समान होता है, परंतु इनमें पहले होते हैं। ये कब क्रिएट किया गया, जो पोस्ट है वह 2019 में क्रिएट किया गया। क्यों,
कि तीनों सेनाओं के बीच में प्रॉपर तरीके से समन्वय बनाया जा सके, अच्छे तरीके से, कि तीनों सेनाएं जो है आपस में मिलकर अच्छे से काम करें। तो वो एक क्या है, मतलब तीनों सेनाओं का आप कह सकते हो कि चीफ तो नहीं है, बराबर पोस्ट है, पर तीनों सेनाओं को कम्युनिकेट करने का आधार है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, डिफेंस स्टाफ 2019 में पोस्ट क्रिएट किया गया, जिसको हम लोग बोलते हैं सीडीएस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीडीएस जनरल। अभी भी जनरल ही होते हैं 4 स्टार, ये भी 4 स्टार है, ये भी 4 स्टार है, ये भी 4 स्टार है, और ये भी 4 स्टार है। ऐसा नहीं कि ये चीफ है इनका, नहीं, समान है, परंतु बोल सकते हो कि जब 4 लोग इकट्ठा खड़े होते हैं तो उनमें पहले कौन है, जो सीडीएस होते हैं वो पहले होते हैं। बराबर समझ में आ गया। जनरल अनिल चौहान, अनिल चौहान ये दूसरे सीडीएस हैं, दूसरे सीडीएस है। पहले सीडीएस कौन थे, जनरल बिपिन रावत, जिनका हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में वो शहीद हो गए। समझ में आ गया, नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अपने सेनाओं के बारे में, जो चीफ है उनके बारे में जानना चाहिए। अभी जो नए अपॉइंट किए गए हैं, जो अभी शपथ नहीं लिए हैं, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वह क्या है, वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी है, सेकेंड पोजीशन पे है अभी। 30 जून को ये ओथ ले लेंगे, शपथ ले लेंगे, उसके बाद ये क्या हो जाएंगे, जनरल उपेंद्र द्विवेदी हो जाएंगे। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी से जनरल उपेंद्र द्विवेदी हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट है इंडियन आर्मी रिसेंटली लॉन्च्ड। अब आज आर्मी से ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन है। इंडियन आर्मी रिसेंटली लॉन्च द मॉनिटरिंग सिस्टम। उस मॉनिटरिंग सिस्टम का नाम क्या है वो देखते हैं, और उसका काम क्या है वो देखते हैं। इंडियन आर्मी रिसेंटली लॉन्च्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, विद्युत रक्षक। उसका नाम क्या है, विद्युत रक्षक। उसका नाम है, एक मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया गया है इंडियन आर्मी द्वारा, उसका नाम क्या है, विद्युत रक्षक। पहला क्वेश्चन आ सकता है कि विद्युत रक्षक बनाने वाला कौन है, तो इंडियन आर्मी और आईआईटी दिल्ली बेस्ड एक इंस्टीट्यूट है, उन्होंने बनाया है। क्या है उसके बारे में समझते हैं। डेवलप्ड बाई इंडियन आर्मी एंड आईआईटी दिल्ली, यू कैन से आईआईटी दिल्ली बेस्ड, आईआईटी दिल्ली बेस्ड फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ने मिलकर बनाया। इंडियन आर्मी ने और आईआईटी दिल्ली बेस्ड फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ने मिलकर जो यह मॉनिटरिंग सिस्टम है विद्युत रक्षक, इनको बनाया है। अब विद्युत रक्षक का काम क्या है, एम क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसका काम क्या है, जो इंडियन आर्मी इंजन यूज करती है, जनरेटर यूज करती है किसी भी ऑपरेशन में, उसको क्या करता है विद्युत रक्षक, करेगा क्या, उसको ट्रैक करेगा, उसको प्रोटेक्शन देगा, उसको कंट्रोल करेगा। तो जिससे क्या है कि मान लो कोई ऑपरेशन चल रहा है इंडियन आर्मी का, इन बिटवीन कुछ गड़बड़ी होती है, तो क्या हो सकता है, ऑपरेशन पे खतरा आ सकता है। तो ये क्या करेगा, उसको पहले ही ट्रैक करके प्रोटेक्ट कर देगा, उसको कंट्रोल में ला देगा। मतलब हो क्या रहा है, इंडियन आर्मी अधिक से अधिक जो टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो रही है, क्योंकि पता है जो ये वर्ल्ड है इसमें वार लड़ने का जो क्राइटेरिया है, जो सिस्टम है, पूरी की पूरी तरह चेंज हो गया। आप केवल और केवल मैन पावर पर डिपेंड नहीं रह सकते, आपको टेक्नोलॉजिकली एडवांस होना पड़ेगा। क्योंकि अगर एक प्रॉपर तरीके से आपके पास वेपन्स है तो वो क्या कर सकता है, अधिक से अधिक सैनिकों को मार सकता है।
इसलिए इंडियन आर्मी क्या करे, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स सब लोग अधिक से अधिक क्या कर रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को और बेहतर बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैन पावर, जो सोल्जर है, उनको ट्रेन नहीं किया जाए, उनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है हर फील्ड में, उनको स्ट्रांग बनाया जा रहा है हर फील्ड में, परंतु उसी वक्त जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जा रहा है। बात समझ में आ रही है? पक्का 100%? नो प्रॉब्लम। इसका एम क्या है? इट इज अ सिस्टम, जो समझ सकते हो, इट इज अ सिस्टम, इट इज अ सिस्टम it is a system that enables tracking, protection and control system. कंट्रोल सिस्टम जो भी इंडियन आर्मी यूज करती है, इंजन और जनरेटर, उसको ट्रैक करना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको कंट्रोल करना किसी भी ऑपरेशन में, जिससे कि ऑपरेशन में कोई गड़बड़ी ना आ सके और इंडियन आर्मी अपने काम को अच्छे से कंप्लीट कर सके। समझ में आ गया? तो हम कह सकते हैं कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी जो है अधिक से अधिक मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर डिपेंड हो रहा है। समझ में आ गया? नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग प्रॉब्लम फेस कर चुके हैं। कब? कारगिल वॉर में हमारे पास क्या नहीं था, नेविगेशन सिस्टम नहीं था, उसके कारण हम लोग जो पाकिस्तानी आर्मी थी उसके लोकेशन को प्रॉपर तरीके से ट्रैक नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हम लोग उनको मारने में सक्षम नहीं थे। हम लोगों ने यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से डिमांड भी किया कि अपना जो जीपीएस सिस्टम है हमको दिया जाए, परंतु उन्होंने नहीं दिया। इसका बहुत बड़ा भुगतान झेलना पड़ा, क्योंकि हम लोगों को जो वॉर है अधिक लगभग अराउंड मोर देन 2 मंथ कंटिन्यूअस करना पड़ा और बहुत सारे सोल्जर्स हमारे शहीद। अगर हमारे पास जीपीएस सिस्टम होता तो हम लोग क्या करते, उनके लोकेशन को एग्जैक्टली फाइंड करते और यहाँ से तोप से उड़ा देते, टैंक से उड़ा देते, परंतु पता ही नहीं था। समझ में? उसी के बाद इंडियन आर्मी या इंडियन गवर्नमेंट ने सीखा और उसके बाद इसरो ने नाविक डेवलप किया। नाविक क्या है? इंडियन मतलब इंडिया का क्या है, एक ट्रैकिंग सिस्टम, नेविगेशन सिस्टम, समझ में आ गया? अब हमको किसी की जरूरत नहीं है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होना है कि हम दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंट है, किसके लिए? नेविगेशन, हमारा खुद का नेविगेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट। अब उसी के बाद से ही हम लोग इवन कारगिल के बाद से ही बहुत तेजी से काम करना शुरू किए अपने एयरफोर्स में, ओके, और तेजस बनाए और उसके बाद सुखोई 30 खरीदे, अब राफेल खरीदे। समझ में आ गया? और अब क्या कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ज्यादा करके डिपेंड हो रहे हैं कि हम अधिक से अधिक एयरफोर्स मतलब फाइटर प्लेन बना सकें, घर में ही बना सकें, मेड इन इंडिया की तरह तहत। समझ में आ गया? पक्का? नो प्रॉब्लम। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक बहुत मतलब अच्छा न्यूज है। अभी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो यूजीसी है, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो इंडियन यूनिवर्सिटी हैं बच्चों को साल में 2 बार एडमिशन की अपॉर्चुनिटी देंगे। क्या होता था, जैसे मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट है उसको आने में समय लग जाता था, या किसी कारणवश मतलब आप वेटिंग लिस्ट में चले जाते थे, तो क्या होता था, एडमिशन एक समय सीमा पर होता था, उस अगर आप उसमें नहीं कराते हो अपना एडमिशन तो आपका साल बर्बाद हो जाता था, 1 साल बच्चों का बर्बाद हो जाता था। बहुत से बच्चे जो पढ़ाई छोड़ देते थे, काम करने चले जाते थे। अब यह देखते हुए यूजीसी ने, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने यह अनाउंस किया है कि जितने भी इंडियन यूनिवर्सिटी हैं वह साल में 2 बार एडमिशन ऑफर करेंगे। एक तो होगा जुलाई अगस्त के महीने में, एक होगा जनवरी फरवरी के महीने में। अब इससे होगा क्या, इससे बच्चों का जो इनरोलमेंट है, एडमिशन है, अधिक से अधिक होगा, बच्चे जो है अधिक से अधिक पढ़ाई करेंगे, टेक्नोलॉजिकली इंप्रूव होगा, उनके अंदर स्किल बढ़ेगा, जिससे अच्छी जॉब कर सकेंगे और देश के प्रोडक्टिविटी में, देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भागीदार बन सकते हैं। समझ में आ गया? पक्का? यह ध्यान दें, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ओके ग्रांट कमीशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूजीसी। इन्होंने क्या अनाउंस किया है, ओके, द इंडियन यूनिवर्सिटी सिटीज
will offer admission twice in a year. इससे क्या होगा? इससे बच्चों का जो इनरोलमेंट है वो बढ़ेगा। इसका एम क्या है? टू इंक्रीज द इनरोलमेंट, द स्टूडेंट्स एनरोलमेंट। समझ में आ गया? अब देखिए यूजीसी न्यूज में आ गया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन न्यूज में आ गया, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जाने, इसके बारे में जाने, कब बनाया गया, इसका काम क्या है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सब देखते हैं। पहली बात, यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये कब स्टैब्लिश किया गया था? 1953 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में। पहले तो ऐसे ही बना दिया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बना दिया गया था। बाद में क्या हुआ? इन 1956 में एक एक्ट मतलब बिल लाया गया पार्लियामेंट के अंदर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बिल। अब उसको पार्लियामेंट के थ्रू पास किया गया। अब क्या बन गया उसके बाद? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट हो गया। मतलब यूजीसी क्या है? हमारा स्टैट्यूटरी बॉडी है, ऐसा बॉडी है जो पार्लियामेंट द्वारा पास किया गया है। समझ में आ गया? तो यूजीसी जो है एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी। समझ में आ गया? ओके, दिस वर्क, जो यूजीसी है, यूजीसी वर्क अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, इन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। समझ में आ गया? आप यूजीसी के बारे में पूरा इतिहास जान गए। एस्टैब्लिश्ड हुआ, फॉर्म्ड हुआ, कब फॉर्म हुआ था? 1953 में। अब स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनाया गया? 1950। कब फॉर्म हुआ था? 1953 में। स्टैट्यूटरी बॉडी कब बनाया गया था? 1956 में। समझ में आया? किसके अंदर काम करता है? जो हायर, इट वर्क्स द अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन इन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। समझ में आ गया? नो प्रॉब्लम, हायर एजुकेशन के लिए काम करती है। तो नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। नेक्स्ट न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ज्वाइंट नवल एक्सरसाइज, ज्वाइंट नवल एक्सरसाइज। नवल एक्सरसाइज मतलब नेवी का एक्सरसाइज, ज्वाइंट नवल एक्सरसाइज, ज्वाइंट नवल एक्सरसाइज। उसका नाम है जिमेक्स, जिमेक्स 2024। अब जिमेक्स 2024 अब जिमेक्स जो एक्सरसाइज है वो किस कंट्री के बीच में होता है? इंडिया और जापान, जापान और इंडिया। देखो क्या नाम है, JIMEX, जापान इंडिया मैरीटाइम, मैरीटाइम मतलब समुद्र में, एक्सरसाइज, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ज्वाइंट, क्योंकि दो कंट्री मिलकर कर रहे हैं, नवल एक्सरसाइज। ओके, समझ में आ गया? अब ये हो कहाँ रहा है? अब कौन सा एडिशन है? ये 8वां एडिशन है, मतलब 8वीं बार हो रहा है, 8th एडिशन है यार, ये 8th एडिशन है। इस बार कहाँ हो रहा है? जापान में हो रहा है। और जो 7th एडिशन हुआ था लास्ट टाइम, वो कहाँ हुआ था? इंडिया के विशाखापट्टनम में हुआ था, 7th एडिशन, ध्यान दीजिएगा। ओके, 7th एडिशन कहाँ हुआ था? विशाखापट्टनम में। और जो 8th एडिशन है योकोसुका में हो रहा है, योकोसुका, जो कहाँ पर है? जापान में। ऐसा ही होता है, एक साल यहाँ पे होगा, एक साल वहां पे होगा। अब ये ज्वाइंट एक्सरसाइज जो जेमेक्स है वो होता क्या है, क्यों है? सिंपल सी बात है, वही तो कारण होगा ना कि जो इंडिया और जापान जो है आपस में मिलकर ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज कर रहे हैं। बस एक कारण, जानते हो क्यों? इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में जो चाइना का बढ़ता हुआ पोजीशन है, रुतबा है, उसको कम करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए
मतलब आप कह सकते हो कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए यह एक्सरसाइज की जाती है। किससे? चाइना से। समझ में आ गया? टू काउंटर द प्रेजेंस ऑफ चाइना इन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। मेन एम है इसका यही है। ध्यान, क्या करेगा? इट विल हेल्प, एम क्या है इसका? इट विल हेल्प टू इनहेंस द कोऑपरेशन फॉर मैरीटाइम सिक्योरिटी का मतलब समुद्र में सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी इन इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक मतलब इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन। समझ में आ गया? अब जो चाइना का प्रेजेंस बढ़ रहा है इंडियन ओशन में और पैसिफिक ओशन में, उसको काउंटर करने के लिए इंडिया और जापान जो है मैरीटाइम एक्सरसाइज करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिमेक्स। ठीक उसी तरीके से इंडिया और जापान जो है मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं। समझ में आ गया? और इंडिया और जापान जो है एयर एक्सरसाइज भी करते हैं। तो मिलिट्री एक्सरसाइज, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। समझ में आ गया? जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम क्या है? पूछा जा सकता है, तो कर लीजिए। फरवरी में हुआ था यह, और हम बता दे रहे हैं। जो मिलिट्री एक्सरसाइज है उसका नाम है धर्म गार्डियन। और जो एयर एक्सरसाइज है, एयरफोर्स की जो एक्सरसाइज, जो एयरफोर्स की एक्सरसाइज है वो क्या है? वीर गार्डियन। समझ में आ गया? और एक और एक्सरसाइज है एयरफोर्स का, सिन्यू एक्सरसाइज। ये भी किसका है? एयरफोर्स का सिन्यू एक्सरसाइज। वो किसके बीच में होता है? सब दोनों, ये वाला भी और ये वाला एक्सरसाइज किसके बीच में होता है? इंडिया और जापान के बीच में होता है। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। वीर गार्डियन, धर्म गार्डियन जो होता है मिलिट्री एक्सरसाइज है, वीर गार्डियन जो होता है वह एयरफोर्स एक्सरसाइज है। समझ में आ गया? नेक्स्ट है वीरांगना दुर्गावती। टाइगर रिजर्व कहाँ है? किस स्टेट के अंदर है? मध्य प्रदेश के अंदर है। एमपी, मध्य प्रदेश। अब हम पढ़ क्यों रहे हैं? न्यूज में होगा इसलिए तो पढ़ रहे हैं। क्या, क्यों न्यूज में है? इस टाइगर रिजर्व में पहली बार 4 सिंघा वाला मृग देखा गया। अभी तक हम लोग सुनते हैं ना 12 सिंघा, अब क्या है? 4 सिंघा वाला मृग देखा गया। 4 हॉर्न्ड एंटीलोप दिखा गया फर्स्ट टाइम 4 हॉर्न एंटीलोप स्पॉटेड। 4 हॉर्न मतलब 4 सिंग वाला। अब जब 12 सिंग होता है तो उसको क्या बोलते हैं? 12 सिंघा। तो 4 हॉर्न होता है तो उसको क्या बोलते हैं? चौसिंघा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चौसिंघा। पहली बार, आप समझ सकते हो, पहली बार वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में यह स्पॉटेड किया गया। यह एशिया का सबसे छोटा एंटीलोप होता है। ओके, स्मॉलेस्ट एंटीलोप इन एशिया। पाया कहाँ जाता है? अगर इंडिया में देखा जाए तो हिमालयन फुटहिल्स है, तो वहां से लेते हुए, वहां से हिमालय से लेते हुए कहां तक? डेक्कन तक पाया जाता है। समझ में आ गया? अब पूछा जा सकता है, क्योंकि ये न्यूज में है, तो पूछा जा सकता है इसका IUCN रेड डेटा लिस्ट में क्या पोजीशन है? वल्नरेबल है। ओके, वल्नरेबल, IUCN में उसका पोजीशन क्या है? वल्नरेबल, मतलब थोड़ा असुरक्षित है। सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत इसको है। समझ में आ गया? इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
और स्मॉलेस्ट एंटीलोप इन एशिया है। फर्स्ट टाइम ये स्पॉट किया गया है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो पूछा जा सकता है कि वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। और फोर हॉर्न एंटीलोप उसका आयुसीएन स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है। एशिया में जो है सबसे स्मॉलेस्ट एंटीलोप होता है, तो इसको चौसिंघा भी बोलते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, चौसिंघा भी बोलते हैं। समझ में आ गया। अब जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है उसको पहले क्या बोलते थे, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट न्यूज है, फर्स्ट इंडियन मेल फाइटर टू ज्वाइन द मिक्स्ड मार्शल आर्ट। पहला इंडियन मेल फाइटर है जो कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट ज्वाइन किए। देखते कौन है, उनका नाम पूछा जा सकता है क्योंकि पहले इंडियन है, इसलिए पूछा जा सकता है, हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंडियन मेल फाइटर टू ज्वाइन मिक्स्ड मार्शल आर्ट। मिक्स्ड मार्शल आर्ट में क्या होगा, मुक्केबाजी होगी, बॉक्सिंग टाइप होगा, उठा पटक होगा, ओके, लात चलेगा, सब चलेगा, धुआंधार फाइटिंग तो है मार्शल आर्ट। कौन है, संग्राम सिंह, संग्राम सिंह। यह पुराने कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियन रह चुके हैं, कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियन भी रह चुके हैं, एक रेसलर हैं। अब क्या है, अब क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट ज्वाइन किए हैं। पहले मेल इंडियन है, ध्यान दीजिए, पहले इंडियन है मेल इंडियन। और इनसे पहले अगर पूछा जाए तो दूसरे इंडियंस हैं, दूसरे इंडियन है या, परंतु पहले मेल इंडियन है। इसका मतलब क्या है, जो पहली इंडियन है वो क्या है, वो लेडी है। ऑलरेडी 2 दिन पहले 3 दिन पहले हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूज में, पूजा तोमर जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ओके, पूजा तोमर फर्स्ट इंडियन है या, ओके, मिक्स्ड मार्शल आर्ट। समझ में आ गया। ये कहाँ की है, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश की है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये संग्राम सिंह क्या है, पुराने जो फॉर्मर कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियन है, और यह जो है मिक्स्ड मार्शल आर्ट ज्वाइन करने वाले पहले इंडियन बन गए, पहले मेल इंडियन बन गए। ध्यान नोट डाउन कर लीजिए, तो पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि जब कोई काम पहली बार होता है तो पूछा जा सकता है। चैंपियन रह चुके हैं, कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियन। नेक्स्ट न्यूज है, ओके, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन किस ईयर को डिक्लेयर किया गया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इंटरनेशनल ईयर ऑफ द क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिक्लेयर किसको, कौन से ईयर को, 2025 को, बाई यूनाइटेड नेशन। ये सब काम यूनाइटेड नेशन ही करता है। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ द क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस लिए, इसका एम तो कुछ होगा ना, ओके, लोगों के अंदर क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए अवेयरनेस पैदा करना, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करना, किससे किससे रिलेटेड, क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। इसलिए 2025 को क्या डिक्लेयर कर दिया गया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एम क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टू इंक्रीज अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस, लोगों में करेंगे इसलिए पब्लिक अवेयरनेस हो गया, अवेयरनेस एंड सपोर्ट फॉर क्वांटम साइंस, क्वांटम साइंस। और जो लास्ट जैसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ 2020, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी 2025 में किया गया। तो 2024 जो अभी चल रहा है उसको क्या डिक्लेयर किया गया, और लास्ट ईयर 2023 में क्या था, और 2022 में क्या था, उसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, जो ये वाला है 2024 वाला, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द 2024, इंटरनेशनल ईयर ऑफ 2024 जो है
वो क्या है? कैमेलाइट्स, ऊँटों के लिए है, कैमेलाइट ऊँटों के लिए। और इंटरनेशनल ईयर, आई वाई मतलब इंटरनेशनल ईयर ऑफ 2023, ये किसके लिए है? मिलेट्स के लिए है, याद है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं। इंटरनेशनल ईयर ऑफ 2022 ये फिशरीज एंड एक्वाकल्चर के लिए है। तो पूछा जा सकता है एग्जाम में। ऊँटों, इंटरनेशनल ईयर ऑफ 2024 ऊँटों के लिए है, ओके। और लास्ट ईयर जो था वो मिलेट्स के लिए था, और लास्ट टू लास्ट ईयर 2022 जो था वो फिशरीज और एक्वाकल्चर के लिए। समझ में आ गया? तो नोट डाउन करिए, बहुत इंपॉर्टेंट। इंटरनेशनल ईयर ऑफ द क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी किस साल को डिक्लेयर किया गया है? 2025 को। किसके द्वारा किया जाता है? यूनाइटेड नेशन द्वारा। क्या है उद्देश्य, क्या है? पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करना क्वांटम साइंस और टेक्नोलॉजी से लेकर। लास्ट न्यूज ऑफ द डे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। द स्टैच्यू ऑफ सेंट तिरुमनकई अलवर brought back to India from ब्रिटेन, ओके। अब ब्रिटेन में कहां से? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ये लोग काम चुरा, स्टैचू जो है हमारे हर चीज से चुरा के ले गए हैं। उनकी जो इकोनॉमी आज इतनी अच्छी है पूरे यूरोप की, वो चुरा के कहां से ले गए? इंडिया से। लगभग $45 ट्रिलियन जो इंडिया से पैसे चुरा के ले गए, अपनी इकोनॉमी डेवलप किए और आज डेवलप्ड नेशन बने। तो जो स्टैचू रहता था उसको भी चुरा के लेके चले जाते थे। अब स्टैचू चुरा के ले जाते हैं, फिर उसके बाद कहाँ रख देते हैं? जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का म्यूजियम वहां पर रख देते हैं। और उसको देखने के लिए आप समझ सकते हो, स्टैचू जो इंडिया से चुरा के ले गए उसको देखने के लिए 1700-1800 रुपये दिया जाता है, और उसका पैसा हम लोगों को कुछ नहीं मिलता है, ₹1 भी नहीं मिलता। अब बात करके पूरा इंफॉर्मेशन दे के अब उसको वहां से लाया जा चुका है। किसका स्टैचू है? स्टैचू ऑफ सेंट तिरुमनकई अलवर। ये अलवर सेंट है। साउथ में 2 प्रकार के सेंट थे ना, मतलब साउथ में जो सेंट थे उनको नारायण बोलते हैं, जो भगवान शिव को पूजते थे, उनकी उपासना करते थे। और अलवर जो भगवान नारायण की उपासना करते थे, मतलब भगवान विष्णु की उपासना करते थे। साउथ में अलवर सेंट, समझ में आ गया? और जो 12 अलवर सेंट थे उनमें से ये जो लास्ट अलवर सेंट थे, तो ध्यान रखिएगा, ओके। आप समझ सकते हैं, he was the last of the 12 अलवर सेंट ऑफ साउथ इंडिया। और बताया जा रहा है कि जो स्टैच्यू है वह 500 साल पुराना है, 500 ईयर ओल्ड स्टैच्यू है। 16th सेंचुरी में इसको चुरा के ले जाया गया था। 16th सेंचुरी में इट वाज स्टोलन फ्रॉम तमिलनाडु से इस स्टैचू को चुरा कर ब्रिटेन ले जाया गया। फिर ब्रिटेन में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है उसके म्यूजियम में रखा गया, और उसको देखने के लिए लोगों से पैसा लिया जाता है। अब बात करके पूरा इंफॉर्मेशन देके, पूरा हिस्ट्री देके, सब कुछ करके अब जो स्टैचू ऑफ सेंट तिरुमनकई है उसको वापस लाया जा रहा है। समझ में आ गया? पक्का? ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का न्यूज है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अगर वीडियो, लेक्चर और आज का करंट अफेयर्स पसंद आया तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, अदरवाइज क्या मिस कर देंगे आप लोग, नोटिफिकेशन मिस कर देंगे इतने अच्छे लेक्चर का। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।